नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। आज आपको स्टूडियो भी अलग लग रहा होगा क्योंकि सामान्यतः मैं इस स्टूडियो में क्लास नहीं ले रहा होता हूँ, लेकिन आज मैं दरअसल ही अपने वास्तविक स्थान पर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन सूचना थोड़ी ज़रूरी थी और संडे था तो मुझे लगा कि भाई आज आपके लिए क्लासेस वगैरह भी अनाउंस करनी है, तो बाकी चीज़ों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे पास, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 81,000 से अधिक का डेटा हमारे पास आया था। 81,000 प्लस डेटा मेरे पास आया था आपकी कट ऑफ का। मैंने गूगल फॉर्म जो सर्कुलेट कराया था उसके लिए मैं आपका पहले भी आभार व्यक्त कर चुका हूं, पुनः एक बार आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। इस वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट करने से पहले आप समझ लीजिए इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बहुत साधारणतः है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या कहता है इसमें चर्चा करूंगा, प्लस कट ऑफ पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दरअसल जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बहुत अधिक लोगों के द्वारा अलग अलग बताया जा रहा है, वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला 2024 से पहले का है। अब जो लेटेस्ट में फॉर्मूला आपका यूज होगा, कट ऑफ पर इंपैक्ट डालेगा, वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला वो होगा जो 2024 नवंबर 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। प्लस क्या कट ऑफ पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, जो कट ऑफ मैंने आपको पहले बताई थी, कट ऑफ लगभग वही रहेगी, उस पर इतना कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट कट ऑफ का फॉर्मूला बताना थोड़ा जरूरी मुझे लगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इस वीडियो के नीचे आप सबसे पहले ये सोचिए कि सर कट ऑफ के लिए वीडियो बनाई है, तो मैं बता दूं नहीं, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर चर्चा करना है। मैं एक बार आपको कट ऑफ बता चुका हूं, कट ऑफ उतनी ही मेरे हिसाब से होगी, मैं उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं लेके आना चाहता। प्लस मैं इसलिए भी वीडियो नहीं बना रहा कि इस पे किस तरीके की चीजें होंगी, नहीं, सिर्फ इतना कि आपको कट ऑफ के नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़े। ठीक है, क्या है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं यहां ये और स्पष्टीकरण दे देना चाहूंगा कि भाई आप पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको चीजें पूर्णतः समझ में आएंगी। प्लस जो डेटा पहले था उसमें हल्का सा अपडेट के साथ भी डेटा अपडेट किया गया है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या फॉर्मूला काम करता है। ये नोटिस है जो नवंबर में आया था, जिसके अंदर बताया गया था कि क्या मेथोडोलॉजी होगी सीबीटी एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको देखने को मिलेगी रेलवे के थ्रू। सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलेगा कि यहां परसेंटाइल मेथड यूज होगा। अब सबसे पहले हमें समझना होगा परसेंटाइल मेथड क्या होता है। मैं यही आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए यहां पर कोई भी शिफ्ट है, लेट सपोज कि 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम होना, शिफ्ट 1, शिफ्ट 1, 2 एंड 3। इसमें अलग अलग एस्पिरेंट्स होंगे, यहां अलग और यहां अलग। ठीक है, तो अब नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है, इन तीनों ही शिफ्टों के एग्जाम के लेवल को सेम कर देना। एक ही शिफ्ट अगर होती तो उसके अंदर ना तो कोई परसेंटाइल होता, ना ही नॉर्मलाइजेशन होता, कि सबके लिए एग्जाम सेम रहा। बट इसमें क्या होता है कि शिफ्ट 1 के अंदर जितने भी एस्पिरेंट भाग लेंगे, शिफ्ट 2 में जितने एस्पिरेंट भाग लेंगे, शिफ्ट 3 में जितने एस्पिरेंट भाग लेंगे, उसमें एक सर्टेन नंबर तक जाएंगे और देखेंगे कि भाई इस शिफ्ट के अंदर एस्पिरेंट के द्वारा कितने मिनिमम मार्क्स प्राप्त किए गए हैं। फिर उसके बेसिस पर हम निकालेंगे नॉर्मलाइज्ड स्कोर और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे मेथड्स को देखेंगे। बट परसेंटाइल क्या होती है, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है वो समझिए। मान के चलिए यहां पर कि एक एग्जाम के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, एक एग्जाम के अंदर 10 स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट के द्वारा, लेट सपोज फर्स्ट स्टूडेंट ये हुआ, पहला स्टूडेंट ये हुआ, इसने मार्क्स अटेम्प्ट मतलब गेन करे 80 नंबर इसके आए, छोरे के पहले नंबर के स्टूडेंट के नंबर आए 80, कितने में से, आउट ऑफ 100 है, परसेंटाइल निकालना आसान होगा। दूसरे स्टूडेंट के जो मार्क्स आए, वो 60 आए। अब यहां अगर मैं पूछूं इस स्टूडेंट का परसेंटाइल कितना हुआ, भाई बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे लेस देन हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इससे लेस देन है या इसके बराबर है, तो इसका परसेंटाइल कितना होगा। सर इसका परसेंटाइल इससे ज्यादा कितना है, सर 1 है। टोटल कितने थे, 10 हैं, तो इसको भी इंक्लूड हमें करना पड़ेगा। ये क्या होगा, 9/10, जो कि अपना कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 90%। ये होगी परसेंटाइल, तो इसकी परसेंटाइल कितनी आ गई, 90 परसेंटाइल इसकी आ गई। तो ये तो होता परसेंटाइल निकालने का तरीका। परसेंटाइल में रेलवे के द्वारा ये बात स्पष्ट की गई है कि इसके अंदर लेस देन का फॉर्मूला लगेगा, ग्रेटर देन का फॉर्मूला हम इसमें नहीं लगा सकते। एसएससी में ग्रेटर देन का फॉर्मूला दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया। इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्क्स कम होना, यह रेलवे में नहीं होता। रेलवे के थ्रू जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होते हैं वो हो सकते हैं, हाँ हो तो सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो लगभग नगण्य के बराबर ही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी मैं स्पष्ट करता हूं, मैं अपनी हर एक बात का
प्रमाणीकरण आपको इसके थ्रू दूंगा, ठीक है। तो मैंने बताया परसेंटाइल स्कोर निकालने का फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन टू द कैंडिडेट, इक्वल टू और लेस देन का फॉर्मूला जो भी मैंने बताया, या तो वो 60 होंगे या उससे कम होंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी, मैंने डिवाइड करा 10 से, बढ़िया। अब हम बात करें परसेंटाइल मेथड का हमें यूज कहां करना है। अच्छा, परसेंटाइल मेथड में जैसे यूआर के लिए 40% ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर कोई यूआर कैटेगरी से 40% मार्क्स भी नहीं ला रहा है उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और क्योंकि भाई अगर कोई 40 नंबर लेकर आ रहा है तो उसका तो सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर हो जा रहा है वो, इस वजह से आपका बताया गया है कि भाई इतना 40% अगर किसी का परसेंटाइल स्कोर है और वो यूआर से, तो आगे उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, सिस्टम पे लोड नहीं डालेंगे। आगे है बेस शिफ्ट क्या होगी, क्योंकि भाई बेस शिफ्ट के बेसिस पर ही सब कुछ तय किया जाएगा। अब जिस शिफ्ट का भी हाईएस्ट मीन होगा यानी एवरेज सबसे ज्यादा होगा, उस शिफ्ट को ही हम बेस शिफ्ट मानेंगे। काइंडली मेक श्योर कि इसी वजह से अगर हम किसी भी शिफ्ट का हाईएस्ट मीन आ रहा है यानी एवरेज मैक्सिमम आ रहा है, सर ये चीज समझ में ना आए, मजा ये तो कुछ तड़ाकेदार। देखो बहुत सारे कई बार क्या होता है कि देखो, अब मैं यहां किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी के बारे में कुछ बातें कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बात को बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारे लोगों के द्वारा आपसे बताया जाएगा कि एक शिफ्ट होगी और उसके अंदर एवरेज के बेसिस पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, एवरेज के बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन होगा, जो एवरेज होगा कि भाई जिसके कम है वो उसके बराबर ला दिए जाएंगे, जिसके ज्यादा है वो उसके कम घटा के उसके बराबर ला दिए जाएंगे। बात को समझ लेना, ऐसा नहीं है यह बात, क्योंकि जो आपकी बेस शिफ्ट है जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होना है वो पहले ही हाईएस्ट मीन के साथ है, यानी जिसका हाईएस्ट एवरेज है, जिसका हाईएस्ट एवरेज है उसके बेसिस पर ये चलेगा। तो सर क्या इसमें इस हिसाब से तो मार्क्स कम ही नहीं होंगे? कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर ये टाइप पे खत्म करता है, दो शिफ्टों का अगर मीन सेम हो गया और वो जो है हाईएस्ट मीन है, तब भाई मार्क्स कम हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल मार्क्स भी कई बार काउंट हो सकते हैं कि कुछ मीन छूट जाते हैं, ठीक है, आगे चल के अगर हम उसमें इंटरपोलेशन लगाते हैं तो कम होते हैं। मतलब वो बहुत, मतलब आप समझ लीजिए बहुत कैलकुलेटिव तरीका होता है, लेकिन मार्क्स का कम होना थोड़ा कम है, हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, बट हो सकते हैं। बट ये फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होता, ये फॉर्मूला पहले यूज होता था, ठीक है, अब नहीं होता, अब इसमें अलग तरीका लगाया गया। अब तरीका क्या है वो समझिए। अच्छा, ये उन एस्पिरेंट्स का डेटा जिन्होंने मुझे डेटा भेजा था, मैं इसको एक बार एलिब्रेट कर देता हूं भाई। इस डेटा को मैंने एकदम ऑर्डर में लगाया, प्लस ये डेटा मैंने आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी अपडेट किया हुआ है। बस उसमें एक अपडेट कर देना कि इसमें जो लास्ट शिफ्ट में हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम हमने इस लास्ट शिफ्ट में जो देखा था, इसमें स्टूडेंट्स कम थे, तो मैंने खुद से बाकी स्टूडेंट्स का भी डेटा निकलवाया था कि भाई जिस जिसका आया तो उसमें खाली जीएस पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। जीएस लास्ट टाइम 29 जा रहा था, अभी 28.37 है, पहले 29.61 के समथिंग जा रहा था, वो थोड़ा सा कम हुआ है। प्लस जो शिफ्ट ऐड नहीं हुई थी वो शिफ्ट भी इस बार अपन लोग ने ऐड कर दिए। हमने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि जिस शिफ्ट का हमारे पास 800 से प्लस डेटा है वो मैंने आपके सामने शो किया है। तो भाई ये 46 शिफ्टों का डेटा हमारे पास है, टोटल 47 शिफ्ट हुई थी, एक शिफ्ट का 800 से ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं आया, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड ही नहीं कराया। बहुत सिंपल है। अब इसके आधार पर हम समझते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो इसमें हाईएस्ट मीन किसका है? सिर्फ इसमें हाईएस्ट मीन है आपकी 23 तारीख की शिफ्ट का, इसका है हाईएस्ट मीन 23 तारीख की शिफ्ट का, जो सुबह सुबह हुई थी शिफ्ट, इसका 61 आ रहा है। दिस इज ए हाईएस्ट मीन, इसका एवरेज है मैक्स, एवरेज मैक्स आ रहा है इसका, यानी मीन मैक्स आ रहा है इसका, तो इसी को माना जाएगा बेस शिफ्ट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस एवरेज, क्योंकि अगर एवरेज के बेसिस पर लेते तो सबका एवरेज निकालते, एवरेज लगभग 56 के समथिंग आ रहा, तो यहां कहीं निकल के आता 56.8 के आसपास निकल के आता, 6 तारीख की जो है आपकी दोपहर वाली शिफ्ट से निकल के आता, उस बेसिस पर तो इसके कम हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूं, ये लल्ला इसके अंदर ये होगा हाईएस्ट मीन के साथ, तो ये होगी बेस शिफ्ट। तो इस बेस शिफ्ट का परसेंटाइल कितना होगा? इस बेस शिफ्ट का जितना परसेंटाइल होगा कि इतने परसेंटाइल पे है, तो बाकी शिफ्टों का परसेंटाइल भी सेम किया जाएगा, तब उसको उतने मार्क्स बढ़ेंगे, तब उसके उतने मार्क्स बढ़ेंगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, इस बात को समझने का आपको प्रयत्न करना होगा। तो अब जैसा मैंने बताया कि ये तो चलो ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहां पे अगर हम देखें कि अगर मैं इसी को बहुत बेसिक मानूं और सारी के सारे डिजिट अगर मैं 100 में कंसीडर कर लूं, तो ये 61 जिस प्रकार से आ रहा है आपका हाईएस्ट मीन, सारे डिजिट 100 कंसीडर कर रहा हूं ताकि मुझे सबका बेस सेम लगे कि सब शिफ्टों में 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं और सब शिफ्टों का एवरेज बराबर है, और ये एवरेज जो उनका परसेंटाइल मेथड है, परसेंटाइल ही ये है, लेट सपोज मैं परसेंटाइल ये मानूं। तो अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई किसी बच्चे का जो परसेंटाइल बेस हमारा आ रहा है, सीधा सिंपल परसेंटाइल बेस आ रहा है, तो जैसा मैंने बताया कितना है अपना, कितना था ये 61.8 था ये,
तो यहां पे अगर हम देखेंगे 52 पे, तो 52 पे 61.8 पहुंचने के लिए आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लगभग 9 के समथिंग मार्क्स आपके बढ़ रहे होंगे, +9। तो सर क्या वो एक बच्चे के +9 होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये एवरेज है। इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके बच्चों के ना नंबर 56 होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके नंबर 63 होंगे, खुद पहले से भी 63 होंगे। तो क्या होगा सर, अगर हम बात करें एवरेज मार्क्स के तहत, अगर हम इसमें बहुत सिंपली बात करें तो भाई बात यह होगी कि इसके भी 9+ होंगे और इसके भी 9+ होंगे। अब यहां सबसे बड़ी बात एक और आती है कि सर क्या शिफ्ट के अंदर सबका नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो सबको सेम ही मिलेगा? यानी आपका कोई छात्र है, वो किसी शिफ्ट में पेपर देके आ रहा है, सेम शिफ्ट में कोई दूसरा पेपर आ रहा है, क्या उसको नॉर्मलाइजेशन के नंबर सेम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसमें एक और आपको पॉइंटर देखने को मिला, लगभग आसपास नंबर मिलेंगे। तो फर्क किससे पड़ेगा? वो भी इस फॉर्मूले में बताया गया, फर्क किससे पड़ेगा? लगभग सिमिलर मिलेंगे। मैं दोबारा बता दूं, लगभग सिमिलर आपके मिलेंगे, लेकिन जब हम इसके परसेंटाइल मेथड को निकालते हैं, अब इसमें x - x1 मेथड को निकालते हैं +y1, अब ये क्या है? ये तो पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इस पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझने के लिए आप हमारे चैनल, जो मेरा नहीं है दरअसल आप ही का चैनल है, इस चैनल पे अगर आप जाएंगे तो एक वीडियो पड़ी है, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर, बहुत जोर की क्लासिकल वीडियो वो आपको देखने को मिली थी, वीडियो के सेक्शन में है। चल भाई आजा। तो नॉर्मलाइजेशन की एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले डाली थी, उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, उसके अंदर उस फॉर्मूले के, क्योंकि अगर मैं उस फॉर्मूले को समझाने लगूंगा तो 20 मिनट से ऊपर का टाइम चला जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा नॉर्मलाइजेशन बाय जीत राणा, ठीक है? ये रहा, ये एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है। मैंने रेलवे का भी इसी में बता दिया था, वीडियो कम मतलब जरूरत वीडियो बनाऊं ताकि चैनल के नोटिफिकेशन जाए तो आप समझें, तो इसी में मैंने उस चीज को समझा दिया था, इसको जरूर देख लेना। एसएससी का नॉर्मलाइजेशन विद कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया था। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। तो अब अगर हम बात करें यहां पर, जैसा कि मैं बताऊं, दोबारा से सेम चीज पर आते हुए मैं दोबारा वो सेम ही बात बताना चाहूंगा कि आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में हालांकि पुरानी वीडियो में मैंने बात करी थी, इस वीडियो में भी वही बात मैं करूंगा कि जो आपकी कट ऑफ का डेटा है वो कितने के आसपास रहेगा। पहले बता चुका हूं, लगभग आपका जो डेटा है वो आपका 63 के समथिंग रहेगा, +-3, 63 +-3, ठीक है? यूआर कैटेगरी के लिए मैंने बताया था 63 +-3 आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कैटेगरीज का अगर आपको कंप्लीट डेटा देखना है तो उसके लिए भाई चैनल के ऊपर जो वीडियो पड़ी है, उस वीडियो के अंदर आप खतरनाक तरीके से देख सकते हैं पूरा एनालिसिस, जो आपको परसों वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये रही वीडियो, कट ऑफ इसमें आप देख सकते हैं, बढ़िया। प्लस रेलवे के ऊपर मैंने बहुत ही मतलब बेरोजगार भारत के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, अब तक की इस पूरे चैनल की और मेरी सबसे बेहतरीन वीडियो मैं इसको मानता हूं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, यहां तक आए हैं वीडियो के लिए, कृपया करके अपने जीवन के 4 मिनट बचाइए और इसको जरूर देखिएगा। 8 मिनट की वीडियो भले ही 2x पे देख लेना, लेकिन भाई बहुत जरूरी है। कोई इसमें प्रमोशन नहीं है, किसी भी चीज के बारे में बात नहीं है, लेकिन इसमें मेरे एफर्ट्स इतने ज्यादा हैं कि कृपया करके इस वीडियो को जरूर देख लेना, इतना मैं दिल से कह रहा हूं। दूसरा, अब आपका जो अगली तैयारी है वो आपकी किसके लिए सर? वह सबसे पहले देखो CBT 2 के लिए तो है ही है, CBT 2 के लिए तो है ही है और उसके लिए हम जल्दी ही काम करेंगे, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए कल आपकी सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज का नाम आप चाहें तो बता सकते हैं, हालांकि हम सोच रहे हैं एक नाम को, उसको हम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। और इसके अलावा एक सीरीज आपकी ऑलरेडी चल रही है, जिस सीरीज का नाम आपको देखने को मिल जाएगा बेसिकली रणभूमि सीरीज। अब रणभूमि सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो CBT 1 ग्रेजुएट लेवल में बार बार ताबड़तोड़ तरीके से पूछे गए, हम उनके बारे में चर्चा उधर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन पर अंतिम शब्द कहते हुए ये याद रखना कि जैसे मैंने बताया ना, सब में जो नॉर्मलाइजेशन होंगे फिर वो इसी के हिसाब से बढ़ेंगे। तो अगर आपकी शिफ्ट ये वाली है कि मान के चलो आपकी शिफ्ट 24/6/25 वाली है, तो 57 के समथिंग यहां पे नंबर आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स यहां पे बढ़ेंगे, 61 है, यहां 57 है, तो लगभग 4 के समथिंग आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ सकते हैं, अप्रॉक्स इतने बढ़ सकते हैं, अप्रॉक्स, ठीक है? तो ये कुछ डेटा आपका है। और बाकी यार आप भी जानते हैं कि विभागीय काम है, इसमें सटीकता के साथ कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जितना उचित लगा उसके बारे में मैंने चर्चा करी। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो एवरेज के समथिंग यानी 60 के आसपास इर्द गिर्द घूमेगी। पुरानी वीडियो में मैंने एग्जैक्ट बताया है, लेकिन ये मेरा एक प्रयास है। इसमें सटीकता के साथ कोई अगर वर्णन कर भी रहा है तो आप भी जानते हैं उसमें पूर्णतः सच्चाई नहीं हो सकती, बट आप अपने जीवन में से भैया उस वीडियो को जरूर देखना जो मैंने अभी आपको बताई है। आज के लिए इतना ही रहेगा, उम्मीद है कि आप चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। कल आपसे मुलाकात कहां करेंगे? हम सीधा सीरीज में जो अंडर ग्रेजुएट के लिए चल रही है,
ताबड़तोड़ सीरीज है जी, हटो बचो सीरीज है, एंशिएंट हिस्ट्री, शुरुआत करेंगे उसी से। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।